सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ सरकार की योजनाओं के बारे में। सरकार की योजनाओं में चूंकि यूपीएससी का पेपर है आप सभी का, और कई सारी प्रश्न जो है योजनाओं से भी पूछे जाते हैं, जिसको लेते हुए एक हम टॉपिक स्टार्ट करें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान जो मानधन योजना है, अगर ये कहा जाए तो ये क्या है बेटा, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा, इसमें शामिल कौन होता है, तो 18 से लेकर 40 वर्ष आयु के जो है छोटे यानी कि लघु और सीमांत किसान, यानी कि जिसका 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी इसमें शामिल होते हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी क्या करना बेटा, सुरक्षा करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में कि उम्र कितनी चाहिए बेटा इसमें शामिल होने के लिए, 18 से 40 वर्ष। 18 से बेटा 40 वर्ष चाहिए। और मैंने कहा कि इसकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए, और ये किसके लिए, लघु और सीमांत किसानों के लिए। लघु और सीमांत किसान, लघु और सीमांत किसानों के लिए। और ये लघु और सीमांत किसान किसके लिए बेटा, लिख लीजिए कि 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी। 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के स्वामी, कृषि भूमि के बेटा स्वामी। इनको क्या करना, ये जो किया क्यों गया इनके लिए, तो किया इसलिए भी गया है कि वृद्धावस्था में सुरक्षा करना है। इन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो किसान हैं, इनका वृद्धावस्था में क्या करना, वृद्धावस्था में सुरक्षा करना और सुरक्षा सिक्योरिटी करना, जिससे क्या होगा बेटा, सामाजिक सुरक्षा इनको प्रदान करना। इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा बेटा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। सामाजिक सुरक्षा, जो कि पेंशन निधि की जो प्रबंधक होता है बेटा, वो एलआईसी होता है। कौन होता है, एलआईसी। इसमें लाभ, अब 18 से 40 तो आपकी उम्र होनी चाहिए कहा गया है, लेकिन लाभ आपको 60 वर्ष के बाद मिलेगा। 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पेंशन मिलेगा वो पेंशन के रूप में, चूंकि किसानों के पास वही बताओ, बुजुर्ग बुढ़ापे में कौन सा पेंशन मिलेगा, तो 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद जब पैसा जमा करेंगे तो 3,000 रुपया मासिक पेंशन, लिख लीजिए, मासिक क्या मिलेगा बेटा, तो 3,000 मासिक पेंशन मिलेगा। जब 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी तो 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा। और चूंकि योजना में कैसे, आखिर कैसे, कोई तो नियम होगा ना कि 3,000 रुपया आपको दे रहा है सरकार, तो कुछ तो लेगा तभी तो देगा। तो योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर आप जो है 55 से लेकर 200 रुपए के बीच पेंशन निधि में अंशदान कर सकते हैं। तो अगर मासिक अंशदान की बात की जाए तो इसमें मासिक अंशदान कितना होगा, लिख लीजिए, मासिक अंशदान, छोटा छोटा लिटिल बिट जो है सरकार आपसे अंशदान लेगी, छोटा छोटा लेगी। सोचिए सरकार के पास कितना पैसा आ जाएगा। मासिक अंशदान की बात अगर हम करें बेटा, तो सरकार ने कहा कि आपकी आयु, मान लीजिए कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, तो कोई 40 साल का है, तो सबका एज अलग अलग है ना। जैसे एलआईसी में पॉलिसी कराते हैं तो सबका एज अलग अलग होता है। जो कम होता है एज, छोटा एज होता है, कुछ कम प्रीमियम लगता है, ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच, देखिए मासिक जो अंशदान होगा वो बेटा, आप सभी जानते हैं कि योजना में आयु के आधार पर होता है। मासिक अंशदान आयु में प्रवेश के आधार पर, आयु में प्रवेश के आधार पर, लिख लीजिए, आयु में प्रवेश के आधार पर। और कितना से कितना बेटा, 55 रुपए से 200 रुपए के बीच तक, के बीच तक। ठीक है, तो 55 रुपए से आप 200 रुपए तक आप जमा करेंगे, तो जब 60 साल आपका पूरा हो जाएगा तो कुछ महीने में 3,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, मासिक पेंशन के रूप में सरकार आपको 3,000 रुपया महीना आपको देगी। और जो अंशदान होगा वो केंद्र सरकार अंशदान करेगी। ठीक है, राशि के बराबर ही योगदान करेगी भी, यानी कि अंशदान बराबर होगा।
केंद्र सरकार क्या करेगी, जो अंशदाता द्वारा जो अंशदान जितना की गई राशि है उसी के बराबर राशि क्या करेगी बेटा, केंद्र सरकार भी योगदान करेगी। अगर मान लीजिए पारिवारिक किसी में पेंशन भी है, कि अगर मान लीजिए क्या हो कि किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्या कंडीशन होगा, तो मान लीजिए अगर मृत्यु भी किसी की हो जाती है, मान लीजिए किसी की भी, मान लीजिए ए नाम का किसान है उसकी मृत्यु हो गई, तो मृतक की पत्नी को पेंशन की 50% राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। ये भी कंडीशन इसमें कहा गया है। ठीक है। यदि अंशदान करने वाला 60 वर्ष का आयु प्राप्त करने से पहले ही दिव्यांग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में पति या पत्नी बाद में इस योजना को जारी रखने के भी हकदार होंगे। और यह भी कहा गया कि यदि पति या पत्नी बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज के साथ अंशदाता के अंशदान के हिस्से के साथ योजना से बाहर भी वो निकल सकते हैं। तो खैर जो मेन चीजें हैं हमने इसमें जाना। आपसे परीक्षा में सबसे पहले ये उठा के पूछेगा कितना होना चाहिए, कितना से कितना अंशदान कर सकते हैं, मासिक पेंशन कितनी मिल सकती है, तो ये भी आप सभी को आपको जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज और कंडीशन है इसमें कि योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष के भीतर बाहर निकलना अगर कोई चाहे तो क्या होगा, तो अंशदाता जो भी होगा उसको बचत बैंक ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा उसको मिलेगा। लेकिन शामिल होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद और 60 वर्ष की उम्र के पहले निकलने पर क्या होगा, तो अंशदाता को बचत जो बैंक है, मतलब जो कहा जाए बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में क्या होगा, जो भी अधिक होगा वो अंशदान का हिस्सा उसको मिलेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मेन था हमने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन आपसे उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है कि जो आप सभी जानते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं, और हम सभी योजनाओं को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जो मेन मेन योजनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। लिखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, एक और योजना पढ़ लीजिए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। लिखिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में अगर हम बेटा चर्चा करें, तो देश में चूंकि बागवानी फसलों का क्या करना बेटा, बागवानी का क्या करना, समग्र विकास करना, ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें भी जो है, चूंकि मैंने कहा कि इसमें राज्य और केंद्र शासित जो भी केंद्र है, ये दोनों कवर किए गए हैं इसमें। और सहायता की अगर बात की जाए, तो प्रमुख जो है उपायों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, चाहे राज्य हो चाहे यूटी हो, उन दोनों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र, लिख लीजिए केंद्र प्रायोजित योजना। लिख लो भैया केंद्र प्रायोजित योजना। दूसरा क्या लिखोगे, इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया गया है। लिख लीजिए सभी राज्य यूटी को कवर किया गया है। राज्य और यूटी को कवर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है बेटा, कि देश में बागवानी का समग्र विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है, देश में बागवानी का समग्र विकास करना। बागवानी का क्या करना बेटा, समग्र विकास करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। समझ में आया सभी को। तो ये जो बागवानी जो मिशन है, इस मिशन के बारे में जो मैंने कहा, तो ये बागवानी मिशन के बारे में जो चर्चा मैं कर रहा हूं, कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि देश में बागवानी का समग्र विकास करना। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में, चूंकि आजकल योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारी प्रमुख योजनाएं हैं, चूंकि ये योजना 2014-15 में लागू की गई थी, 14-15 में ये योजना आई थी। तो इस योजना के कई सारे जो पिलर हैं, उस पिलर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।
तो ये योजना 2014-15 से लागू की गई। योजना कब आई? 14-15 में। लिख लीजिए, योजना 2014-15 में आई थी। ठीक है। जो पुरानी योजना है कभी कल उठा के सरकार उससे भी पूछ देती है। और इसमें सभी फसलें शामिल है। इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें बेटा सभी फसलें शामिल है अगर कहा जाए तो। इसमें जो मैंने कहा कि इसमें सभी फसलें शामिल है, जिसमें अगर कहा जाए जैसे फल है, सब्जियां है, चूंकि सबकी बागवानी की बात कर रहा है ये, तो इसमें फल सब्जियां जो है, मशरूम हुआ, पुष्प हुआ, सुगंधित पौधे हुए, सभी को इसमें शामिल किया गया। मेन चीज ये जानना है, इसमें सभी फसलें शामिल, लिख लीजिए, इसमें सभी फसलें शामिल। जब बागवानी है तो सभी फसलें बेटा शामिल हो गया। और अगर वित्त पोषण साझेदारी के बारे में अगर बात करें, लिखिए वित्त पोषण साझेदारी, वित्त पोषण साझेदारी, वित्त पोषण साझेदारी की बात की जाए तो वित्त पोषण साझेदारी की जो चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर, लिख लीजिए, पूर्वोत्तर और हिमालयी, पूर्वोत्तर और लिख लीजिए हिमालयी राज्यों को छोड़कर क्या होगा? तो भारत जो छोड़कर जो है सभी राज्य इसमें शामिल होते हैं। सभी राज्य, जिसमें अगर कहा जाए भारत सरकार का 60% और राज्य का 40% अनुदान होता है। भारत का सरकार का 60 और राज्य का कितना होगा बेटा? राज्य का 40%। बात समझ में आया? लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यही तो पूछेगा परीक्षा में आपसे कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए कितना होगा। तो लिख लीजिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, लिख लीजिए पूर्वोत्तर और हिमालयी, लिख लो बेटा, राज्यों के लिए कितना होगा? तो 90% होगा केंद्र का और 10% होगा राज्य का। ये राज्य का है और ये बेटा केंद्र का है। ठीक है, 90 और 10 का रेशियो हो जाएगा, 90% केंद्र का और 10% बेटा राज्य का। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात किया, चूंकि केंद्र की और राज्य की जो फिलॉसफी है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए कितना, 90-10 का, और उसको छोड़ के अन्य राज्यों के लिए देखिए यहाँ पर 60-40 का। इसको याद रखिएगा। इसी में सभी को शामिल किया गया, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन को, नारियल विकास बोर्ड को, केंद्रीय बागवानी संस्थान को, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको देखने को बेटा इसमें से मिल जाए, क्योंकि भाई पेपर में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। जो मेन मेन हम योजनाएं हैं उस योजनाओं को हम रिकॉल करा रहे हैं, ताकि आप सभी जो है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप सभी उसके बारे में बताएं। एक आप पढ़े होंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो अगला जो हम पढ़ेंगे बेटा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पढ़ेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो पुरानी सब योजनाएं हैं बस रिकॉल करा रहा हूं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस रिकॉल हो जाए, बस काम खत्म। अच्छा, किसान भाइयों को जो है, चूंकि टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात की जा रही है कि भाई अब टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ड्रोन तकनीक का यूज कीजिए, फसलों के बारे में जानकारी रखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, कब बारिश हो रही है, कब ओलावृष्टि हो रही है, कब क्या हो रहा है, मौसमों के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ के बारे में इसमें बात की गई है कि यह योजना, लिख लीजिए, योजना लिख लीजिए, किसानों को, यह योजना जो है बेटा किसानों को, किसानों को क्या, तो किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ, लिखिए किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ, किसानों को मिट्टी की बेटा बेहतर समझ और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सुविधा के लिए, और एकीकृत पोषक, जो एकीकृत बेटा पोषक कह सकते हैं तत्व प्रबंधन की सुविधा के लिए, प्रबंधन की सुविधा के लिए
सुविधा के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि योजना के कुछ उपघटक भी हैं। इसमें आप सभी जानते हैं कि एक खेत के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें यह भी है कि एक खेत, मान लीजिए खेत है, तो इस खेत के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में लिख लो, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड इशू किया था, जारी किया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बेटा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या किया जाता है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। अच्छा, यह चूंकि जो कार्य होता है मृदा का, ये कुछ मापदंड होते हैं बेटा, और 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति को व्यक्त करता है। कितने मापदंड? 12 मापदंडों के आधार पर, 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति को दर्शाता है। मतलब मापदंड करता है बेसिकली, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, कि मृदा की स्थिति को दर्शाता है, मापदंड करता है, व्यक्त करता है। और इसका मेन जो ये सीएच पोर्टल है, अगर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो एक पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से क्या होता है, इस पोर्टल के माध्यम से एक समान और मानकीकृत प्रारूप में सुविधा प्रदान करता है। एक समान मानकीकृत रूप में सुविधा प्रदान। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसके बारे में लिख लीजिए। क्योंकि पेपर में मृदा स्वास्थ्य, किसानों से रिलेटेड हर साल यूपीएससी में आपसे 2-4 प्रश्न आपसे उठा के पूछ ही दिए जाते हैं। तो कोशिश करिए कि ये सब जितना लिखवा रहा हूं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि पेपर में चूंकि क्वेश्चन ही उठा के आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या है, तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। क्योंकि पेपर में जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें किसानों के लिए किया गया। आप सभी जानते हैं कि तरह तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई। इसके बाद इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में। लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय आयुष मिशन। लिखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन। ये राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है? तो बेटा आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेद ही होगा, योग,
प्राकृतिक जो चिकित्सा है वो, यूनानी, होम्योपैथी, इन सभी की बात इसमें की जाती है। योजना की जो अवधि है 2015 से शुरू करके 25-26 तक ये चलेगा। चूंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य है कि रोग का पता करके रोग के बोझ को कम करने के लिए समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये लिखिए आयुष, जो आयुष है AYUSH, आयुष, इसमें कौन कौन शामिल है बेटा? आयुर्वेद है, A फॉर आयुर्वेद, योग, यूनानी, और कौन कौन है बेटा? योग है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, लिखिए प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब इसमें बेटा शामिल है। प्राकृतिक चिकित्सा लिख लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें सब शामिल है बेटा। और मैंने क्या कहा कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है बेटा? केंद्र प्रायोजित योजना, लिखिए केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना है। और क्या इसका उद्देश्य है कि रोग के बोझ को कम करने के लिए, लिखिए रोग के बोझ को कम करने के लिए, रोग के बोझ को बेटा कम करने के लिए एक समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना। लिखिए एक समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना, केयर को बढ़ावा देना। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन है। इसकी अवधि 15 से शुरू हुई 25-26 तक चलेगी। लिखिए अगर इसकी अवधि पूछे तो अवधि क्या कहेंगे भाई कि इसकी अवधि जो है 2015 से शुरू हुई और ये 25-26 तक चलेगी। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि इस बार देखा जाए तो और भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। ठीक है, और भी इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन परीक्षा में बेटा देखने को आजकल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चूंकि जो भी आपको बताया जा रही है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन से संबंधित और भी चीजें जो हमने कहा इसमें सभी शामिल है। आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सभी इसमें बेटा क्या है, तो ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, फिर हम लोग जो है आगे बढ़े और मुद्दों पर हम लोग बेटा बात करें भी। ठीक है, क्योंकि सरकार ने देखिए हर तरह से योजनाएं दी है और राष्ट्रीय आयुष मिशन भी है कि भाई बोझ को कम किया जाए। इसी तरह प्रधानमंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जन औषधि परियोजना भी शुरू किया गया, उसके बारे में जानते होंगे, लिख लीजिए पहले इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय, लिख लो भैया, जन औषधि परियोजना। जो जन औषधि की दवा है, जो सस्ती दवा है, जो गरीबों के बोझों को कम करेगी, उसके लिए लाया गया था, किफायती दवाई लाई गई थी। आपको भी मालूम है कि जो अंग्रेजी दवाई है, इतना ब्रांडिंग, इतना मार्केटिंग में पैसा खत्म हो जाता है। मान लीजिए दोनों ए और बी दोनों का कंपोनेंट सम है, लेकिन ये मिलेगा 100 रुपए का और ये जो जनौषधि पे जाएंगे तो मिलेगा 10 रुपए का। यानी कि 90 का जो अंतर है वो 90 का अंतर हुआ कहाँ? तो ये ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एजेंटों को पैसा, इनको पैसा, उनके पैसा। तो इसका उद्देश्य था कि गरीब आदमी कहाँ से लाएगा दवा इतना महंगा। तो सरकार ने क्या किया कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए किफायती मूल्य पर, सस्ते दाम पर, एकदम सेम कंपोनेंट बेटा, सब कुछ सेम, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव जो है जेनरिक दवाइयां जो उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा, ये केंद्र सरकार की योजना है। तीसरा, इसकी बिक्री खुदरा बिक्री भी होती है, भाई कोई भी किफायती दर पे जाएगा दवाई ले लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एजेंसी काम करती है? तो पीएमबीआई एजेंसी काम करती है, जो मेडिकल जो है डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो वो एजेंसी है
वो एजेंसी बेटा इसको काम करती है। और आप जन औषधि केंद्र तो हर जगह जगह पर है। अब तो ऐप भी बहुत सारे आ चुके हैं कि आपके एरिया में कोई जन औषधि केंद्र है तो आप ट्रेस कर लेगा कि कहाँ पर सबसे नियरेस्ट जन औषधि केंद्र कहाँ पर है। दवाओं की भी पूरी लिस्ट आ जाती है कि भाई ये दवा, ये प्रिस्क्रिप्शन है तो वो दवा कितने की मिलेगी, ये भी उससे आप पता कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, इसलिए मोदी जी ने शुरू किया था। मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इस योजना के माध्यम से रिकॉल कराना है आपको। लिखिए कि आम नागरिकों के लिए, लिख लो भैया, आम नागरिकों के लिए किफायती दर पर, सस्ती दर पर, किफायती दरों पर, मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। गुणवत्तापूर्ण, लिख लीजिए, जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। दवाइयां बेटा उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा, यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, मतलब केंद्र सरकार की योजना। लिखिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, मतलब केंद्र सरकार की बेटा ये योजना है जिसे हम केंद्रीय क्षेत्रक योजना नाम दे रहे हैं। इसकी खुदरा बिक्री की अगर हम बात करें तो जो ये योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि गरीब से गरीब लोगों को सस्ते दाम पर, किफायती दाम पर, सस्ते दाम पर क्या करे, उनको दवा उपलब्ध कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। मैंने कहा ना कि ऐप के माध्यम से तो आप पता भी कर लोगे कि अगल बगल कौन से स्टोर है आपके जनौषधि के और कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी है। तो पीएमबीआई, पीएमबीआई जो है वो क्या है बेटा, क्रियान्वयन एजेंसी, कार्यान्वयन जो है वो एजेंसी है इसकी, पीएमबीआई कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बस एक रिकॉल था कि आप लोग को भी वो चीजें पता चल जाए कि सरकार चूंकि जो है ये योजना काफी पुरानी है, लेकिन जो शुरुआत में इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना था, लेकिन शुरुआत में अगर इसकी कहानी देखा जाए कि शुरुआत की बात की तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, 2015 में। और नाम तब इसका था प्रधानमंत्री जन पीएम जन औषधि योजना, औषधि योजना शुरुआत में। लेकिन 2016 में, एक साल के बाद, इसका नाम चेंज हो गया। 2016 में नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री भारती कर दिया गया, नेम चेंज हो गया 2016 में, नेम चेंज। मोदी जी को जानते ही हैं, नेम चेंज करने में कितना आगे हैं वो। ठीक है, तो ये भी कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के माध्यम से, ठीक है, लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है सरकार की कि भैया हर तरह की दवाएं जो है इस योजना के माध्यम से उपलब्ध हो सके। लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। अब ये क्या है भाई, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना।
तो इसमें यह कहा गया बेटा कि देश के दूर दराज रहने वाले अपनी क्षमता से, बहुत लोग नहीं नहीं कवर कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं हवाई जहाज का सफर कर पाते हैं, तो सस्ती जो है इसमें तो पहले फेयर सस्ता, दूसरा मान लीजिए 1 घंटे में यहां से दिल्ली से आप गोरखपुर पहुंच गए, बेहतर कनेक्टिविटी की बात इसमें की गई, जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया गया, सस्ता बनाया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये किया गया था रियायती दरों पर इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था आम उड़े देश का आम नागरिक? पहला तो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विकास को बेटा बढ़ावा देना। दूसरा, जनता के लिए हवाई जो यात्रा को किफायती बनाना, लिखिए जनता के लिए हवाई यात्रा को क्या बनाना बेटा? किफायती बनाना, जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तीसरा, देश के दूर दराज वाले, लिखिए देश के दूर दराज वाले देश के दूर दराज वाले व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले, लिखिए वह अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले, क्षमता से बेटा कम उपयोग वाले, अगर हम बात करें हवाई अड्डों से वहनी यात्रा, ठीक है, छोटा छोटा हवाई अड्डा से अड्डों से यात्रा, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, याद रखिएगा इसे नाम रखा गया उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर चाहे, थोड़ा सा भी अगर चाहे, तो इसे जो है क्या कर सकता है बेटा, इससे उड़ सकता है, उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना का इसीलिए नाम भी रखा गया था। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसमें, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, उड़ान योजना। अगर हम बात करें बेटा स्टार्टअप इंडिया के बारे में, आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, चूंकि स्टार्टअप की बात की गई थी, बहुत सारी चीजें उसमें बात की गई थी कि साहब की स्टार्टअप करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, इनोवेशन, स्टार्टअप को प्रेषित करना, ये सब मेन इसका उद्देश्य था। तो लिखिए स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब ये स्टार्टअप इंडिया क्या है भाई? ये भी केंद्र सरकार की योजना थी, तो कह सकते हैं केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। और इसका उद्देश्य क्या था बेटा? नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना, लिखिए नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना, नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना इसका मेन उद्देश्य था। और जो क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? डीपीआईटीटी, जो क्रियान्वयन एजेंसी है बेटा, ये क्रियान्वयन एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी है ये, लिख लीजिए डीपीआईआईटी, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, लिखिए उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, व्यापार विभाग इसका मेन क्रियान्वयन एजेंसी है। और इसका काम क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करना, इसका काम क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को क्या करना बेटा? पोषित करना। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारी चीजें किसमें है बेटा? स्टार्टअप इंडिया। आज तो हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको जानना चाहिए स्टार्टअप के लिए। इसके लिए पात्रता भी कुछ था, कि पात्रता ये था कि भाई एक स्टार्टअप को जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या साझेदारी फर्म
या एलएलपी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। टर्नओवर की भी बात की गई थी कि भैया कम से कम विगत किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया था 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और स्टार्टअप को यह भी कहा गया था कि मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रतिक्रियाओं के नवाचार सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, यह भी कहा गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि किसी मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा गठित की गई किसी भी संस्था को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो ये सभी को इसमें क्या किया गया था बेटा, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था। इसमें सभी को क्या किया गया था बेटा, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था। बात समझ में आया सभी को, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो पात्रता चूंकि आप सभी जानते भी होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें हिंट कर देता हूं। जो पात्रता है, क्योंकि पात्रता जानना चाहिए कि भाई क्या क्या पात्रता था इसमें। तो पात्रता में तो पहला यही था कि एक कंपनी कोई हो, कोई स्टार्टअप हो, लिखिए एक स्टार्टअप को लिख लीजिए, एक स्टार्टअप को लिख लीजिए, एक स्टार्टअप को, पहली बात तो लिख लीजिए कि एक स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे पीवीटी कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक स्टार्टअप को बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या साझेदारी फर्म या एलएलपी कंपनी हो, साझेदारी फर्म हो या कोई एलएलपी हो, ये सब होना चाहिए। टर्नओवर मैंने कहा कि विगत किसी भी साल, किसी भी वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर जो है विगत वर्षों में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में लिख लीजिए, वित्तीय वर्ष में जो टर्नओवर हो वो एक, जो टर्नओवर की बात की गई है 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 100 करोड़ रुपए से बेटा अधिक नहीं होनी चाहिए, यही कहा गया है। और स्टार्टअप को मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के नवाचार की दिशा में काम करना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, इसकी पात्रता है। तो इसको भी आप सभी जो लोग देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टअप को इसलिए भी किया गया था कि भाई कोई व्यक्ति का अगर कोई काम करने का मन हो तो वो व्यक्ति क्या करे भैया, उसमें काम कर सके। ठीक है, सारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, चीजों को आसान किया जाए, तो इन सभी चीजों को बेटा इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।